माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट क्लासेस। मैं अंकित शर्मा आप लोगों का इस वीडियो में बेहद दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्देश्य खंड के बारे में, क्योंकि उद्देश्य खंड सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लॉज, एक्सप्लेन फुली हाउ इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उद्देश्य खंड सीमा नियम का वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है। तो मैं बता दूं, कंपनी अधिनियम 2013 की क्लॉज का से घा के अधीन उद्देश्य खंड सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र, उद्देश्य और उसकी सीमाओं का वर्णन होता है। उद्देश्य खंड कंपनी के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है तथा कंपनी इसमें निर्धारित सीमा के अंदर कार्य कर सकती है, उसकी निर्धारित सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, कंपनी अपना उद्देश्य निर्धारित करते समय दो बातों की ओर विशेष ध्यान देगी। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जो उद्देश्य खंड में कोई ऐसी बात ना हो जो अनैतिक हो या विधि के विरुद्ध हो। दूसरी बात यह कि जो उद्देश्य खंड है, कंपनी का कोई ऐसा कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए, ऑथराइज्ड नहीं किया जाना चाहिए जो कंपनी के जो अधिनियम है उनके उपबंधों का उल्लंघन करते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे कि हमारा पहले कंपनी एक्ट 1956 था, उसके अंदर में कंपनी के जो खंड थे, जो क्लॉज थे, उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था उद्देश्य खंड, दूसरा था अन्य उद्देश्य और तीसरा था वे राज्य जिनके प्रति उद्देश्य कहा जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे नया कंपनी अधिनियम जब से लगा है, नया कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर में इस वर्गीकरण को विलोपित कर दिया, यानी कि इसको छिपा लिया गया। और अब कंपनी का जो उद्देश्य खंड है, इसमें केवल दो बातें दर्शानी होती हैं। नंबर एक बात क्या है? नंबर एक बात है कि वह मूल उद्देश्य जिसके लिए कंपनी का निगमन किया गया है। ठीक है, मूल उद्देश्य जिसके लिए कंपनी का निगमन किया गया है। और दूसरी बात यह है कि उस मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यदि और कुछ किया जाना है तो उस बात का उल्लेख किया जाना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं उद्देश्य खंड आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार क्विक रिकैप करता हूं, 1 सेकंड मतलब 30 सेकंड में। जो कंपनी का जो उद्देश्य खंड है, उद्देश्य खंड में कंपनी के उद्देश्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा कार्य ना करे जो कि अवैधानिक हो, विधान के अंतर्गत हो, कंपनी के उपबंधों के अधीन हो। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 पार्ट थे, 2013 के तहत इसके 2 पार्ट थे। बात करता हूं उद्देश्य खंड की जो उपयोगिता है, जो कंपनी का उद्देश्य खंड है, इसका क्या जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कंपनी का जो उद्देश्य खंड है, उद्देश्य खंड में 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। विधिक दृष्टि से कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति होने के कारण स्वयं के नाम पर संपत्ति धारण कर सकती है, क्योंकि वैधानिक व्यक्ति है इसलिए संपत्ति को धारण करने का उसका अधिकार है। लेकिन कंपनी की अंश पूंजी का वास्तविक स्वामी तो उसके अंशधारीगण ही होते हैं, शेयर होल्डर्स ही होते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं वही तो रियल ओनर होते हैं उसके। लेकिन इसलिए मैं बता दूं कि जिन व्यक्तियों ने कंपनी में पूंजी का विनियोग किया है, वे स्वाभाविकता इस बात की आशा करते हैं कि उन्हें कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और कार्यों की पूरी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, जिससे वे अनुमान लगा सके कि उनकी पूंजी का विनियोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसलिए सीमा नियम के उद्देश्य खंड द्वारा शेयर होल्डर्स की पूंजी उचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाई जानी बेहद अनिवार्य है, ताकि ये सुरक्षित बनी रहे। इसलिए जो है उद्देश्य खंड ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि ऋणदाता इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि कंपनी द्वारा उनको दिया गया ऋण केवल सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य खंड के लक्षित कार्यों के लिए ही खर्च किया गया है, अन्य किसी कार्य के लिए वह खर्च नहीं किया गया है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सीमा नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य खंड में परिवर्तन किस तरह से होता है। देखिए, कंपनी को अपने सीमा नियम के उद्देश्यों में किए गए परिवर्तन को प्राधिकृत कराने के लिए एक विशेष प्रस्ताव लाना जरूरी होता है। ठीक है, जिसके लिए उसे 3/4 यानी कि 3/4 सदस्यों का बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। लेकिन विशेष प्रस्ताव पारित होने पर भी परिवर्तन उस समय तक प्रभावशील नहीं माना जाएगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी गई हो। ठीक है, परिवर्तन को स्वीकृति देने से पहले केंद्र सरकार द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को इस संबंध में सूचना भेजी जाएगी, जिससे कि परिवर्तन संबंधी आपत्तियां या सुझाव केंद्र सरकार को भेज सके और उन पर बोर्ड विचार कर सके। इसी प्रकार
जो परिवर्तन को स्वीकृति देने से पूर्व केंद्र सरकार को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि कंपनी के प्रत्येक जो ऋण धारक है, अंश धारक है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसके हितों पर प्रस्ताव जो है परिवर्तन का प्रभाव डालता है, परिवर्तन की सूचना दी जा चुकी है। तो ये सूचना देने का महत्वपूर्ण कार्य है, यह है सीमा नियम का मैं जो परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है। लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूं कि जो कंपनी द्वारा उद्देश्य परिवर्तन के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजे गए आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद केंद्रीय सरकार अपनी स्वीकृति देगी। इस प्रकार स्वीकृति प्राप्त करने के 3 माह की अवधि में कंपनी द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित जो आदेश दिया गया उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि और परिवर्तित सीमा नियम की छपी हुई एक प्रतिलिपि कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाण पत्र भेजेगा तथा परिवर्तन उसी तिथि से प्रभावी माना जाएगा जिस तिथि से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक 20 सेकंड का फिर से क्विक रिकैप मैं आपको बता दूं, अब बताऊंगा शॉर्ट में। कंपनी के उद्देश्य खंड में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो 3/4 सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा, जिस पर केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होगा। लेकिन कई बार अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भी वो प्रभावशील नहीं माने जाते जब तक कि हमारे जो शेयर होल्डर्स या अन्य मेंबर्स हैं उनके लाभ हेतु सारी चीजें मतलब नहीं डिक्लेयर की जाती। और यदि अनुमति प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाने के बाद जो कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रदान करता है यानी कंपनी रजिस्ट्रार को एक लेटर भेजा जाना चाहिए, उसकी फोटोस्टेट भेजी चाहिए, प्रतिलिपि भेजनी चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए। सूचित करने के बाद रजिस्ट्रार उसे अपने रजिस्टर में अंकित करेगा और अंकित करने के बाद फिर वो उसी तिथि से वैध माना जाएगा जिस तिथि को उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपनी के उद्देश्य खंड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के बारे में कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा समय ना लेते हुए नमस्कार। अगली वीडियो के लिए हम लोग वेट करते हैं, जल्द आएगी।